Hello students, welcome to my YouTube channel Online Classes by SLJAT. विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। कौन सा टॉपिक है? अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, कक्षा 4 गणित। तो इसमें हम प्रश्नावली 4.1 के लिए हमें क्या समझना है, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि किसे क्या कहते हैं। देखिए, शब्द आया है ज्यामितीय। तो ज्यामिति किसे कहते हैं? समझ लीजिए, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, GEOMETRY, ज्योमेट्री। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। ये जो शब्द है यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन यानी का अंग्रेजी तुल्य है। जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है ज्यामिति। अब यहाँ यूनानी शब्द है जियोमेट्रॉन, इसमें जिया का तात्पर्य होता है भूमि, मीट्रॉन का मतलब होता है मापना। आगे समझ में, यानी ज्यामिति का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्रॉन का अंग्रेजी तुल्य है। जिया का अर्थ है भूमि और मीट्रॉन का अर्थ है मापना। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला या शिल्प कला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। इसमें वे अवसर भी सम्मिलित हैं जब खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता है। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, जिलों, बांधों और नगरों के निर्माणों, कला और वास्तुकला या शिल्पकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों के डिजाइन इत्यादि के सभी रूपों में ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे कि बक्स यानी पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने के लिए खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं, गेंद से हम क्या करते हैं? खेलते हैं, आदि को देखते हैं और उनका प्रयोग भी करते हैं। इन सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार यानी शेप होते हैं, अलग अलग आकार होते हैं। सभी वस्तुओं के अलग अलग आकार यानी अलग अलग शेप होते हैं। वे रूलर, जो रूलर आप प्रयोग करते हैं, और पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, वे सीधी यानी स्ट्रेंथ है, तो यानी वो सीधी होती है। और एक चूड़ी, एक रुपये का सिक्का या एक गेंद के चित्र गोल प्रतीत होते हैं। सीधा और गोल समझ में आ गया कि पेंसिल से हम लिखते हैं वो सीधी होती है, जैसे कि ये मार्कर है तो ये भी क्या है? सीधा है। स्केल जो होती है वो भी सीधी होती है, जबकि चूड़ी, गेंद ये कैसी प्रतीत होती है? गोल प्रतीत होती है। यहाँ आप कुछ रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने में आपकी सहायता करेंगे। तो हम ये इनके बारे में एक बार समझेंगे जो आपके प्रश्नावली 4.1 में काम आने वाले हैं। बिंदु, रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, किरण। तब ये क्या होती है? बिंदु क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है? समांतर रेखाएं क्या होती है? और किरण क्या होती है? इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला बिंदु है हमारा बिंदु। कागज पर एक पेंसिल के नुकीले सिरे से एक चिन्ह यानी डॉट अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म यानी छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म जो हमें दिखाई भी नहीं दे, तो वो हमें बिंदु की अवधारणा का आभास कराता है। बिंदु यानी पॉइंट एक स्थिति
या अवस्थिति निर्धारित करता है। कहीं पे भी हम बिंदु लगाते हैं तो वो एक स्थिति या अवस्थिति को निर्धारित करता है कि ये उस स्थान के बारे में बताता है। बिंदु के लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि प्रकार का सिरा। प्रकार आपने देखा है, प्रकार का जो सिरा होता है, नुकीला सिरा, तो वो एक बिंदु को प्रतिबिंबित करता है, बिंदु के बारे में समझाता है। पेंसिल का जो नुकीला सिरा होता है ये भी हमें बिंदु के बारे में बताता है। एक जो सुई होती है, सुई का नुकीला सिरा, ये भी हमें बिंदु के बारे में बताता है। यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करें तो आपको इनमें भेद बताने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए इन्हें अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। बिंदु निसंदेह बहुत छोटा होना चाहिए। बिंदु क्या होना चाहिए? बिल्कुल छोटा होना चाहिए। जैसे कि मैं मार्कर से लगा रहा हूं, ये यहां मैंने लगा दिया, तो ये एक बिंदु है। आप पेंसिल से लगाएंगे, बिल्कुल छोटा बिंदु लगाएंगे, जितना छोटा लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा। तो ये एक बिंदु है। अब यहाँ क्या करूं मैं, 1 2 3 अलग अलग जगह पे मैंने बिंदु लगा दिए। ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु। अब इनको हम कैसे बताएं कि आप किस बिंदु की बात कर रहे हैं? तो हम अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने इसमें A का प्रयोग कर लिया, इसके लिए B का प्रयोग कर लिया, इसके लिए C का प्रयोग कर लिया। तो अब यहाँ देखिए, ये बिंदु A है, यह बिंदु B है और यह बिंदु C है। इस प्रकार से हम बिंदु को दर्शा सकते हैं। तो ये उसकी एक स्थिति अवस्थिति होती है, तो ये होता है बिंदु। और बिंदु ध्यान रखना है, जितना ज्यादा सूक्ष्म हो उतना बढ़िया रहेगा। अब देखिए अगला आपके हैं रेखाखंड। एक कागज को मोड़िए और फिर उसे खोल दीजिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? बिल्कुल, इससे एक रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अंत बिंदु होते हैं, A और B होते हैं। एक पतला धागा या डोरी लीजिए, इसके दोनों सिरों को कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रहे। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़े हुए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंदु होते हैं। तो विद्यार्थियों, हम रेखाखंड के बारे में देखिए। रेखाखंड जो होता है उसमें 2 अंत बिंदु होते हैं। इसको हम नाम A दे दिया, इसको नाम B दे दिया। तो A B अंतिम सिरे होते हैं, तो ये कहलाता है रेखाखंड। क्या कहलाता है? रेखाखंड। रेखाखंड के और भी उदाहरण हैं। एक बक्स का किनारा, बक्से का किनारा, एक ट्यूबलाइट, जिसके जो अंतिम जो दोनों सिरे हैं वो निश्चित होते हैं। एक पोस्ट कार्ड का किनारा। अपने आसपास से रेखाखंड के कुछ और उदाहरण देने का प्रयत्न कीजिए। आप अपने आसपास में ऐसे रेखाखंड के और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। अब आप देखिए अगला है एक रेखा। रेखा, रेखा क्या होती है? रेखा में क्या होता है? देखिए, कल्पना कीजिए A और A से B तक के रेखाखंड, यानी ये इसको हम कहते हैं AB और इसके ऊपर लाइन खींच दें, जिसे हम पढ़ते हैं रेखाखंड AB। रेखाखंड AB इस प्रकार से हम इसे दर्शाते हैं। AB को A से आगे एक दिशा में और B से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया गया है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये था रेखाखंड जिसके 2 अंत बिंदु निश्चित हैं। अब आपने क्या किया, ये रेखाखंड AB, इसके ये और ये B, अब इस A को भी इधर, अब उसका कोई अंत बिंदु फिक्स नहीं करें, उसके लिए आप तीर का निशान लगा सकते हो। भाई आप इसको जितना आगे चाहो उतना आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तीर का चिन्ह इस प्रकार से हमें दर्शाता है कि इधर कोई अंत बिंदु कोई निश्चित नहीं है। ऐसा कैसे काम अपन इधर भी कर लेते हैं। अब इधर भी तीर लग गया, तो ये भी इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। तो ये वाली जो लाइन होगी जिसके कोई अंत बिंदु नहीं होंगे, तो ये हमें किसका आभास कराएगा? ये हमें रेखा के बारे में बताएगा कि ये रेखा है। रेखाखंड में 2 अंत बिंदु निश्चित होते हैं,
जबकि रेखा में अंत बिंदु निश्चित नहीं होते हैं। आगे समझ में? क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरा रेखा खींच सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप इसको जितनी चाहो उतनी आगे इस तरह भी बढ़ा सकते हो, इस तरह भी बढ़ा सकते हो। तो रेखा हम जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को, इसे हम किस प्रकार से बताएंगे? दो बिंदुओं से, इस बिंदु से भी जा रही है, इस बिंदु से भी ये रेखा जा रही है, तो इसे बताने के लिए हम ए बी के ऊपर इस प्रकार से तीर वाली एक रेखा लगा देंगे कि रेखा ए बी, यानी ए बी से होकर के गुजरने वाली रेखा, तो ये हो जाएगी। इस प्रकार से हम इसे दर्शाएंगे। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं। रेखा पर असंख्य बिंदु ऊपर स्थित होते हैं। रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। हम कहते हैं कि दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं। तो ये हमें एक रेखा बता रखी है। इस आकृति में देखिए, हम इसे कभी एल के माध्यम से बता सकते हैं कि ये लाइन कौन सी, एल, इसका कोई अलग नाम भी दे सकते हैं। अब जब रेखा समझ में आ गया, तब अब अगला हम पढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखा आ रहा है, इसमें अंत बिंदु निश्चित नहीं, तो प्रतिच्छेदी नाम से पता है, प्रतिच्छेदी एक दूसरे में छेद करने वाली, एक दूसरे में छेद करने वाली रेखाएं क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो देखिए किस प्रकार से मैं यह इस तरह बता रहा हूं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो प्रतिच्छेद कितने बिंदुओं पे करेगी? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ये दो रेखाएं, जैसे कि ये हो गया L1 रेखा, ये L2 रेखा, L1 रेखा और L2 रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु से गुजर रही है, हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने इसका नाम दे दिया P। तो ये रेखा L, रेखा L1 और L2 ये दोनों P पर प्रतिच्छेद कर रही है, P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। एक बिंदु है ये, यही इनमें इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है, तो ये इसका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाएगा और ये रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ और उदाहरण भी हम बता सकते हैं। आपकी अभ्यास पुस्तिका के दो संलग्न किनारे जहां मिलते, जैसे इसका किनारा मिल रहा है, तो यानी जहां पे किनारा मिल रहा है तो वहां आप प्रतिच्छेदी रेखा बता सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का X अक्षर, वो भी एक तरह से प्रतिच्छेदी रेखा है। परस्पर काटती हुई सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, तो वहां पे भी आपको प्रतिच्छेदी रेखा का उदाहरण मिल सकता है। अब अगला है समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा समझ में आ गया, एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं। समांतर रेखाएं, अब समांतर रेखाएं क्या होगी? इनका अंतर समान रहेगा, इनका अंतर क्या रहेगा? समान, और वो कहीं पे भी एक दूसरे से कभी मिलेगी नहीं। यानी कैसी रेखाएं? ये जो रेखा है, और इसी प्रकार से इनके बीच में समान अंतर वाली, अंतर जो रहेगा बीच का वो समान रहेगा। इसको आप इधर भी जितना बढ़ाएं, इधर भी कितना भी बढ़ा दें, लेकिन ये रेखाएं आपस में कभी मिलेगी नहीं। तो इन रेखाओं को कहते हैं हम समांतर रेखाएं। क्या कहते हैं इन्हें? जैसे इसका नाम दे दिया L1, L2, तो ये दोनों यहां पे
ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। और ये जब एक दूसरे को कहीं नहीं काटती हैं तो ये कहलाती है समांतर रेखाएं, क्योंकि इनके बीच का जो अंतर होता है समान होता है। यहां से बीच का जो गैप है, चाहे कहीं पे भी आप बढ़ा दो, वो गैप क्या रहेगा, समान रहेगा, यानी अंतर समान रहेगा, इसीलिए इसे समांतर रेखाएं कहते हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, तो ये कहलाएगी समांतर रेखाएं। आ गया समझ में? ये कौन सी है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ये है समांतर रेखाएं। अब आप देखिए मेज को, देखिए मेज का जो ऊपरी सिरा होता है, दोनों आपने सामने वाले जो किनारे हैं, वो जो लाइनें हैं, कोर हैं, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, तो वो क्या हो गई? समांतर रेखाएं। इसका और इसका ये देख लीजिए, जिस प्रकार से ये जा रही है, ये वाला देख लीजिए, तो ये क्या है? समांतर रेखाओं के उदाहरण है। ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आगे समझ में? अगला आपका बिंदु है किरण। अब किरण जैसे हम पढ़ते हैं सूर्य की किरण, ठीक है ना? किरण यानी जिसका प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, वो कहलाएगी आपके किरण। एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की किरण, टॉर्च से निकली प्रकाश की किरणें, सूर्य की किरणें, तो इस प्रकार से किरण यानी रे के लिए कुछ मॉडल ये हैं। किरण रेखा का एक भाग होता है। यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है जिसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है, तो क्या कहलाएगी? किरण। देखिए इसी किरण को हम किस प्रकार से बताएंगे? प्रारंभिक बिंदु बता देंगे और एक तरफ उसमें तीर लगा देंगे, यानी प्रारंभिक बिंदु तो होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता है, तो ये कहलाएगी आपके किरण। आगे समझ में? यानी इसे हम यहां इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम ए, यहां पे कोई नाम है पी, तो ये इस प्रकार से हम इसे दर्शाएंगे। एपी लिखा और इस पे हम किरण बता देंगे। किरण एपी, प्रारंभिक बिंदु इसमें ए है, पी इस किरण पर स्थित अन्य कोई बिंदु है, तो इसे हम किरण एपी के माध्यम से दर्शाते हैं। आ गया समझ में? तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ज्यामिति के बारे में समझा, और ज्यामिति में हमने बिंदु, रेखाखंड, रेखा, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं, किरण, इनके बारे में जाना। इनकी सहायता से आप प्रश्नावली 4.1 हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 4.1 आप हल जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों समझ करके हल कीजिए। समझ में आ गया ये पूरा? उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJART को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।